एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, इम्पोर्टेंट बैटल्स इन हिस्ट्री। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं और इन्हीं युद्धों के क्रम में आज हम कुछ प्रमुख युद्ध पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध यानी 10 यानी 10 और राज्य यानी राजा, यानी 10 राजाओं के मध्य जो लड़ा गया युद्ध है उसे कहते हैं 10 राज्य युद्ध। जो 10 राज्य युद्ध हुआ था वो था राजा सुदास और पंचजन के मध्य में। राजा सुदास भारत के राजा थे और इनके एक पुरोहित थे जिनका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र के साथ अनबन हो जाने के कारण जो विश्वामित्र हैं इनसे बदला लेते हैं और 5 अनार्य और 5 आर्य जाति के जो राजा होते हैं, टोटल 10 राजा मिलकर राजा सुदास के साथ युद्ध करते हैं, जिसमें राजा सुदास विजयी रहते हैं। और यह युद्ध पोरुष्णी नदी के किनारे हुआ था। पोरुष्णी नदी का वर्तमान नाम रावी नदी है। रावी नदी का प्राचीन नाम पोरुष्णी नदी है। तो आपको यह याद रखना है कि 10 राज्य युद्ध राजा सुदास और पंचजन के मध्य हुआ था और पोरुष्णी नदी के किनारे हुआ था। और इस युद्ध का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और उसी के 7वें मंडल में हमें 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। सेकंड हम बात करते हैं तो सेकंड युद्ध है सेल्यूकस का युद्ध। सेल्यूकस का जो युद्ध है वह 305 ईस्वी पूर्व में होता है चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य में। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में सेल्यूकस का युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। नेक्स्ट युद्ध की बात करें तो वह है हाइडेस्पीच का युद्ध, या इसे ही हाइडेस्पीच के युद्ध को ही बोलते हैं वितस्ता का युद्ध। ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में और झेलम नदी के किनारे। तो हाइडेस्पीच जो युद्ध है उसको वितस्ता का युद्ध इसलिए कहा जाता है, वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम है। जिस प्रकार आपने पढ़ा कि रावी नदी का प्राचीन नाम पोरुष्णी नदी है, उसी प्रकार झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता नदी है जो जम्मू कश्मीर में बहती है। वहीं पे हाइडेस्पीच का युद्ध होता है सिकंदर और राजा पोरस के मध्य। भारत के जो पंजाब है, पंजाब के राजा होते थे राजा पोरस, और पोरस के साथ होता है सिकंदर का युद्ध जिसमें सिकंदर जीत जाते हैं। और यह युद्ध है हाइडेस्पीच का युद्ध। तो आपको याद रखना है हाइडेस्पीच का युद्ध, या इसे ही वितस्ता का युद्ध बोलते हैं। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता युद्ध है और 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध होता है सिकंदर और राजा पोरस के मध्य में, जिसमें सिकंदर विजयी रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलिंग के युद्ध के बारे में। कलिंग का जो युद्ध है वह सम्राट अशोक और नंदराज के मध्य में होता है, जिसमें अशोक विजयी रहते हैं। और इस कलिंग के युद्ध का प्रमाण हमें 13वें शिलालेख से मिलता है। तो आपको याद रखना है कलिंग का जो युद्ध है अशोक और नंदराज के मध्य में हुआ था और इस युद्ध का वर्णन हमें 13वें शिलालेख से मिलता है। और इस युद्ध के बाद अशोक कसम खा लेते हैं कि वे कभी युद्ध नहीं करेंगे और इसके बाद वह धर्म की नीति अपनाते हैं और बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। इसके बाद हम बात करें तो भारत के इतिहास में जो पहला आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने आक्रमण किया था 712 ईसा पूर्व को और वह था राजो ब्राह्मणवाद का युद्ध। राजो ब्राह्मणवाद के युद्ध किन के मध्य होता है? मोहम्मद बिन कासिम और भारत के राजा थे राजा दाहिर। इन दोनों के मध्य होता है राजो ब्राह्मणवाद का युद्ध। और ये इसी युद्ध में राजा दाहिर की हार होती है और इसी राजा दाहिर की जो पत्नी होती है वह सबसे पहले जोहर करती है। तो भारत का पहला जोहर राजा दाहिर की पत्नी ही करती है और इनकी 2 पुत्रियां होती है जिनको मोहम्मद बिन कासिम होते हैं, वे अगवा करके ले जाते हैं। तो आपको इतना याद रखना है राजो ब्राह्मणवाद का युद्ध 712 ईसा पूर्व में हुआ था और यह मोहम्मद बिन कासिम इसकी विजय हुई थी और राजा दाहिर की हार हुई थी। और राजा दाहिर जो सिंध के राजा थे और मोहम्मद बिन कासिम का ये प्रथम आक्रमण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम तुर्की आक्रमण के बारे में। तो प्रथम तुर्की आक्रमण होता है 986 ईस्वी में और ये तुर्की आक्रमण करता है सुबुतकिन और जयपाल के मध्य में। भारत के राजा होते हैं जयपाल, और जयपाल और सुबुतकिन जो एक तुर्क थे वह यहाँ पे प्रथम तुर्की आक्रमण करते हैं 986 ईसा पूर्व को, जिसमें सुबुतकिन की विजय होती है और जयपाल पराजित होते हैं। तो आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम तुर्की आक्रमण कब हुआ तो 986 ईसा पूर्व को, और किन के मध्य हुआ? सुबुतकिन और जयपाल के मध्य में। नेक्स्ट हम बात करते हैं तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध यह
राजस्थान का युद्ध है और वैसे ये भारतीय इतिहास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे तराइन का युद्ध है 2 बार हुआ था, एक तो 1191 ईस्वी पूर्व में और एक हुआ था 1192 में। तो 2 युद्ध किस प्रकार होते हैं तो देखिए, तराइन का पहले तो आपको याद रखना है, तराइन का युद्ध है जो 2 बार होता है, 1191 और 1192 और किन के मध्य होता है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी के मध्य में। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। तराइन का जो पहला युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है, तब मोहम्मद गोरी होते हैं वे वहां से भाग जाता है और पृथ्वीराज चौहान की यही सबसे बड़ी अदूरदर्शिता रहती है कि वह गोरी को जाने देते हैं, अपने शत्रु को कमजोर आंकते हैं और उनको जाने देते हैं, जिस कारण से जो गोरी होता है बदला लेने के लिए वापस से आता है और दूसरा युद्ध करता है। तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में होता है और उसमें गोरी विजयी रहता है और ये आपको याद रखना है। इसके अलावा है पृथ्वीराज चौहान की कुछ इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं, वो आपको याद रखनी है। पहली है राय पिथौरा और दल पुंगल, तो ये आपको उपाधियां भी उसकी याद रखनी है। तराइन का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है, तो आपको इतना याद रखना है। तराइन का युद्ध 1191 में 1192 में 2 बार हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरे युद्ध में गोरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां राय पिथौरा और दल पुंगल। राय पिथौरा का मतलब होता है पीठ दिखाकर ना भागने वाला। नेक्स्ट हम बात करें चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होता है जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य 1194 ईस्वी में। जो जयचंद है ये पृथ्वीराज चौहान के ससुर हैं। जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनकी पत्नी थी संयोगिता, उनके पिताजी हैं जयचंद और जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है चंदावर का युद्ध, जो होता है 1194 ईस्वी में और जिसमें गोरी की विजय होती है। बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध के बारे में। जो हमारा रणथंभौर का युद्ध है वह हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन के मध्य होता है। अलाउद्दीन खिलजी वंश के शासक हैं और यह युद्ध होता है 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। 11 जुलाई डेट आपको याद रखनी है। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर का युद्ध होता है और इस युद्ध में जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वह जीत जाते हैं और उसके बाद राजस्थान का पहला साका होता है। साका मतलब जौहर और केसरिया। जौहर होती है जो महिलाएं, जो रानियां होती है वह धारण करती है। जौहर मतलब अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती है और केसरिया यानी जो वहाँ का शासक होता है वह केसरिया धारण करके युद्ध के लिए लड़ता है कि आप तो करो या मरो की स्थिति है, तब वह केसरिया धारण कर लेता है और दोनों को मिला के साका कहलाता है। तो राजस्थान का ये प्रथम साका है। जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है तब अपनी हार को निकट देखते हुए हमीरदेव चौहान तो केसरिया धारण कर लेते हैं और उनकी जो राजकुमारी है, रानी है रंग देवी, वह जौहर करती है और इसे राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है कि राजस्थान का प्रथम साका कि कौन सा हुआ, कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना है रणथंभौर में राजस्थान का पहला साका हुआ। शासक थे हमीरदेव चौहान और जौहर किया था रंग देवी ने और किसने आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध के बारे में। नेक्स्ट युद्ध है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध होता है जैत्र सिंह गुहिल और इल्तुतमिश के मध्य 1227 ईस्वी को। जैत्र सिंह गुहिल है वह मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक हैं और इल्तुतमिश है वह गुलाम वंश के शासक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के ये गुलाम हैं और इनके ही ये जवाई हैं। भूताला का युद्ध होता है 1227 ईस्वी को जैत्र सिंह गुहिल और इल्तुतमिश के मध्य में, जिसमें जैत्र सिंह गुहिल विजयी रहते हैं। और जैत्र सिंह गुहिल के लिए डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं इन्हें नवशक्ति का, मेवाड़ की नवशक्ति का संचारक। तो आपको याद रखना है कि दशरथ शर्मा ने मेवाड़ की नवशक्ति का संचारक किसे कहा है, तो जैत्र सिंह गुहिल को कहा है। और कब कहा, जब वह भूताला का युद्ध जीत जाते हैं और इल्तुतमिश को हरा देते हैं। नेक्स्ट युद्ध है चित्तौड़गढ़ का युद्ध। जैसे रणथंभौर का युद्ध अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास रखता है, उसी प्रकार चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध है 1303 ईस्वी को हुआ था रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के शासक और रावल रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक हैं। उस समय इनकी राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी और चित्तौड़ पे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही राजनीति महत्वाकांक्षा के कारण आक्रमण करता है और कई इतिहासकार कहते हैं कि पद्मिनी को हासिल करने के लिए यह आक्रमण करता है। तो चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध होता है वो 1303 में होता है और रणथंभौर का आपने पढ़ा कि 1301 में होता है। तो ये आपको लाइन वाइज ये आपको साके भी याद रखने हैं कि अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन का काल चल रहा है तो अलाउद्दीन के सारे आपको
एक साथ याद कर लीजिए कि रणथंभौर का जो हुआ 1301 में हुआ, चित्तौड़गढ़ का 1303 में हुआ, और दोनों में आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी है। रावल रतन सिंह के साथ होता है। रावल रतन सिंह हार जाते हैं और अलाउद्दीन की जीत होती है। अलाउद्दीन जब जीत जाता है तब चित्तौड़गढ़ का होता है प्रथम साका। जो हमने रणथंभौर का साका पढ़ा वह राजस्थान का पहला साका था, और ये जो चित्तौड़गढ़ का साका है ये चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका है। राजस्थान का दूसरा और चित्तौड़गढ़ का पहला साका है चित्तौड़गढ़ का। तो जौहर, इसमें जौहर का नेतृत्व किया था रानी पद्मिनी ने, और केसरिया धारण करते हैं रावल रतन सिंह। और जब अलाउद्दीन खिलजी ये युद्ध को जीत जाते हैं और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अपना अधिकार कर लेते हैं, तब चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के खिजराबाद कर देते हैं। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ की विजय के बाद चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या किया, खिजराबाद किया, और इसके जौहर किया पद्मिनी ने, केसरिया करते हैं रावल रतन सिंह, और ये चित्तौड़ का प्रथम साका है। और कब हुआ? 1303 में। तो सन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिवाना का युद्ध। सिवाना का युद्ध वही अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं। यही अलाउद्दीन के काल की बातें हैं सारे। पहला होता है 1301 में, जैसा कि आपने पढ़ा, पहला 1 में होता है, फिर 1303 में हुआ, और अब 1308 की बारी। 1308 में होता है सिवाना का युद्ध, जिसमें भी जौहर होता है, केसरिया होता है, यानी साका होता है, और इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहता है। और जौहर का नेतृत्व तो इसमें करती है रानी मेणा दे, और केसरिया धारण करते हैं सातल देव। और अलाउद्दीन खिलजी सिवाना के दुर्ग पे जब अधिकार कर लेते हैं, सिवाना के दुर्ग का नाम चेंज करके खैराबाद कर देते हैं, और चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के किया था खिजराबाद, और सिवाना का रखा है खैराबाद। तो ये नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि खैराबाद किसका है, खिजराबाद किसका है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लो कि चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध है और चित्तौड़गढ़ का जो साका हुआ, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के जब विजय प्राप्त कर ली थी, उसका नाम बदल के खिजराबाद कर दिया और सिवाना का कर दिया खैराबाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं जालोर का युद्ध। जालोर का युद्ध जो होता है अलाउद्दीन खिलजी और कान्नड़ देव के मध्य होता है। कान्नड़ देव चौहान वंश के शासक हैं और अलाउद्दीन खिलजी वंश का। ये होता है 1301 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में। और जो चित्तौड़गढ़ का था वो होता है 1301 में। फिर हमने पढ़ा सिवाना का युद्ध, फिर सबसे पहले हमने रणथंभौर का युद्ध पढ़ा 1301 में, फिर हमने चित्तौड़ का पढ़ा 1303 में, फिर हमने सिवाना का पढ़ा। सिवाना का जो साका हुआ था वो 1308 में हुआ, और जालोर का जो युद्ध है ये 1311 ईस्वी में हुआ। इसमें कान्नड़ देव चौहान अलाउद्दीन के मध्य युद्ध होता है, अलाउद्दीन की विजय होती है, और इसमें भी राजस्थान का साका होता है जो जौहर का नेतृत्व करती है रानी जेतल देव, और केसरिया धारण करते हैं कान्नड़ देव। और अलाउद्दीन खिलजी इसका भी नाम बदल के कर देता है जलालाबाद। तो ज से जालोर, ज से जलालाबाद, तो ये तो आपको याद रह जाएगा। बाकी खैराबाद, खिजराबाद आपको याद रखना है। खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का है और खैराबाद सिवाना दुर्ग का है, और जलालाबाद जालोर का ही नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सारंगपुर के युद्ध के बारे में। सारंगपुर का युद्ध होता है महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में। महमूद खिलजी प्रथम के मध्य और राणा कुंभा के मध्य जो युद्ध होता है वो सारंगपुर का युद्ध होता है। सारंगपुर एक जगह है, वहाँ पे ये युद्ध होता है, इस कारण इस युद्ध का नाम सारंगपुर पड़ा, और यह 1437 ईस्वी में याद रखते हैं। यह युद्ध याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं, और विजय स्तंभ के निर्माण के कारण आपको ये याद रखना जरूरी है कि सारंगपुर का युद्ध किनके मध्य था, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच 1437 ईस्वी में, जिसमें महाराणा कुंभा जीत जाते हैं और उसी जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं खातौली के युद्ध के बारे में। खातौली का युद्ध होता है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य में। इब्राहिम लोदी के साथ राणा सांगा दो युद्ध करते हैं। पहला तो है खातौली का युद्ध, दूसरा है धौलपुर का युद्ध। पहला है खातौली का युद्ध, दूसरा है धौलपुर का युद्ध। पहला खातौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें राणा सांगा जीत जाते हैं। सेकंड बांडी या धौलपुर का युद्ध होता है, जिसमें भी राणा सांगा विजय रहते हैं, इब्राहिम लोदी के साथ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राणा सांगा ही का युद्ध है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य में होता है 16 फरवरी 1527 को। खानवा का युद्ध, जिसमें बयाना के युद्ध में भी जो मुगल सल्तनत के संस्थापक हैं बाबर सांगा के साथ युद्ध लड़ते हैं, बयाना का युद्ध, जो युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 को। ये डेट आपको याद रखनी है। इब्राहिम लोदी के साथ तो दो युद्ध लड़े हैं,
सांगा ने खातौली का युद्ध और बांडी का युद्ध, और दोनों में ही राणा सांगा विजयी रहते हैं। फिर बात कर जब इब्राहिम लोदी वंश खत्म होता है और मुगल सल्तनत का संस्थापक जो बाबर हैं वह राणा सांगा के साथ युद्ध करते हैं और धीरे धीरे वे राजपूतानों को भी अपने अधीन करना चाहते हैं, इसलिए सांगा के साथ युद्ध होता है। और पहला युद्ध होता है बयाना भरतपुर में है। भरतपुर में राणा सांगा और बाबर के मध्य में बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 को, जिसमें राणा सांगा विजयी रहते हैं। पहले युद्ध यही दोहराते हैं कि बाबर को जाने देते हैं और बाबर अगले ही युद्ध में अपना बदला लेने के लिए आता है और उसमें बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करता है। और खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी को, राणा सांगा और बाबर के मध्य 17 मार्च 1527 को है, दोनों 27 को ही। लेकिन आप ये देखिए 1 महीने का गैप है और 1 महीने में बाबर अपनी इस सेना को इतनी मजबूत करता है और कई प्रकार की तोपों का प्रयोग करके, तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करके वह इस युद्ध को जीत जाता है। और कुछ राणा सांगा के भी सेनापति वगैरह हैं जो विश्वासघात कर देते हैं, जिस कारण राणा सांगा की हार होती है। और नेक्स्ट हम बात करें चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के बारे में। चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा साका है वह 1534-35 में होता है। पहला साका हमने पढ़ा 1303 ईस्वी में हुआ था, तो और चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका 1534-35 में होता है और विक्रमादित्य और बहादुर शाह के मध्य में। बहादुर शाह विक्रमादित्य जब मेवाड़ के शासक थे, विक्रमादित्य 1534-35 में, तब बहादुर शाह चित्तौड़ पे आक्रमण करता है और इसमें बहादुर शाह जीत जाता है। और जौहर का नेतृत्व फिर एक साका होता है जिसे चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कहते हैं। पहला रावल रतन सिंह और पद्मिनी वाला 1303 में, और चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका 1534 से 35, जिसमें जौहर का नेतृत्व करती है कर्णावती और केसरिया करते हैं बाघ सिंह। कर्णावती या कर्मावती वही जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में 1539 ईस्वी में, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय रहती है। तो आपको सन याद और ये याद रखना है कि चौसा का युद्ध होता किस किस के मध्य में। चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में 1539, शेरशाह की विजय रहती है। नेक्स्ट युद्ध के बारे में बात करें तो वह है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में होता है 1543 ईस्वी में। तो बिलग्राम का युद्ध हो गया, चौसा का युद्ध हो गया। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य 2 युद्ध होते हैं, तो चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। तो ये आपको याद रखना है, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध दोनों ही शेरशाह और हुमायूं के मध्य में होते हैं। नेक्स्ट है पाहेबा का युद्ध। पाहेबा का युद्ध होता है राव जेतसी और राव मालदेव के मध्य में, जिसमें राव मालदेव विजयी रहते हैं और यह युद्ध होता है 511 ईस्वी में। पाहेबा का युद्ध आपको याद रखना है, राव जेतसी और मालदेव के मध्य होता है, जिसमें राव मालदेव की विजयी होती है और 511 ईस्वी को ये युद्ध होता है। ज़्यादा इसके बारे में आपको याद नहीं रखना। आपके पाहेबा का युद्ध किसके मध्य हुआ है? राव जेतसी और मालदेव के मध्य में होता है। राव मालदेव जीत जाता है और 1511 की बात है। नेक्स्ट हम बात करें गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 ईस्वी को। 5 फरवरी 1544 ईस्वी को होता है गिरी सुमेल का युद्ध, जो शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य में होता है। शेरशाह सूरी और की विजयी रहती है, मालदेव हार जाता है। 5 फरवरी 1544 की बात है, गिरी सुमेल का युद्ध होता है। और इसी युद्ध के बाद यहाँ तक कि शेरशाह सूरी की विजयी हो जाती है, परंतु शेरशाह सूरी कहते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं इतनी बादशाहत खो देता। तो ये गिरी सुमेल युद्ध के मध्य ही बोला जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध होता है मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य में, तो आपको ये याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के बारे में। अभी तक हमने चित्तौड़गढ़ में 3 साके होते हैं, 2 साकों के बारे में हमने बात कर ली। पहला साका 1303 में रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में होता है, पद्मिनी वाला। चित्तौड़गढ़ का फिर दूसरा साका हमने पढ़ा 1534-35 में हुआ, विक्रमादित्य और बहादुर शाह वाला, जिसमें कर्मावती जौहर करती है। अब ये है चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। तो जितने भी साके हैं इसका एक अलग वीडियो बन जाएगा, परंतु आप यहाँ से याद करने की कोशिश कीजिए कि सारे साके सारे युद्ध आपको यहीं के यहीं याद हो जाए। एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए या बार बार सुनिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। इतना कोई ज़रूरी ये काम नहीं है। चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका है वह उदय सिंह और अकबर के मध्य में होता है। मेवाड़ के शासक होते हैं उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता
उदय सिंह और अकबर के मध्य में ये युद्ध होता है, जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कहलाता है, जिसमें अकबर की विजय हो जाती है। और यह साका होता है 25 फरवरी 1568 ईस्वी में। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका होता है, जिसमें जौहर करती है फूल कंवर और केसरिया करते हैं जयमल राठौड़। जयमल फतेह ये उदय सिंह के सेनापति थे। चित्तौड़गढ़ का तीसरे साके में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें केसरिया जयमल राठौड़ करते हैं। और जो इनकी पत्नी होती हैं, फत्ता की जो बीवी होती है जयमल फत्ता और फत्ता सिसोदिया है, उनकी पत्नी है फूल कंवर जौहर करती है, केसरिया जयमल राठौड़ करते हैं। और ये राजस्थान का तीसरा साका है। ये आपको तारीख याद रखनी है 25 फरवरी 1568। पहला साका 1303 में, दूसरा 1534-35 और तीसरा 1568 में। तो ये तीनों साके आपको चित्तौड़गढ़ के याद रखने हैं। यहीं पे आपके कवर हो गए। नेक्स्ट युद्ध के बारे में हम बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध है वह होता है 18 या 21 जून 1576 ईस्वी में। 18 जून ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार है, तो आपको यही याद रखना है। और 21 जून के जो डेट है कि हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था, ये गोपीनाथ शर्मा के द्वारा कहा गया है। ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में होता है। जो ये युद्ध है वह अनिर्णायक रहता है, यानी किसी भी पक्ष की जीत नहीं मानी जाती है। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में वैसे मैंने एक अलग से टॉपिक भी बना रखा है और एक वीडियो बना रखी है महाराणा प्रताप के बारे में, जिसको आपको डिटेल से आपको महाराणा प्रताप के सभी युद्ध आसानी से वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपको इतना याद रखना है 18 और 21 जून 1576 को होता है महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में। अकबर का ये अनिर्णायक युद्ध था। नेक्स्ट हम बात करें दिवेर के युद्ध के बारे में। दिवेर का युद्ध भी महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के मध्य में होता है। दिवेर का युद्ध होता है 1582 ईस्वी को और इसमें यहीं से इसी दिवेर के युद्ध से ही महाराणा प्रताप की विजयों का क्रम स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले दिवेर का युद्ध आपको इतना याद रखना है, महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के मध्य में होता है। महाराणा प्रताप की इसमें विजय होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धर्मत का युद्ध। अब बात करते हैं औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य में। औरंगजेब दारा शिकोह ये भाई हैं, 4 भाई थे और ये उत्तराधिकारी के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। दारा शिकोह सबसे बड़े भाई हैं और बनना इनको था, बट औरंगजेब बनना चाहते हैं। तो औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध होता है वह 2 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है धर्मत का युद्ध, जो दारा शिकोह औरंगजेब के मध्य में होता है, जिसमें औरंगजेब विजयी रहता है और ये 1658 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य में होता है, औरंगजेब जिसमें विजयी रहता है। सन आपको याद रखना है 1658 ईस्वी को। धर्मत का युद्ध 1658 को। सेकंड होता है दोराई का युद्ध। तो 68 और 59 दोनों युद्ध एक साथ आप याद कर लीजिए कि दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य में 2 युद्ध हुए, धर्मत का युद्ध और दोराई का युद्ध। जिस दोनों युद्धों में जो औरंगजेब है वो विजयी रहते हैं और ये 1658 और ये 1659 की बात है। तो दोनों युद्ध आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम युद्ध के बारे में बात करते हैं गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध होता है जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के मध्य में। यह कृष्णा भीमदेव की पुत्री होती है कृष्णा कुमारी, उसकी पुत्री को लेकर ये युद्ध होता है गिंगोली का युद्ध। और आपको याद रखना है ये किन किन के मध्य, वैसे 2 रियासतों के मध्य भी है, जयपुर और जोधपुर रियासत के मध्य। और जयपुर के शासक थे उस समय जगत सिंह और जोधपुर के शासक हैं मान सिंह। तो जयपुर और जोधपुर के 1807 ईस्वी में जगत सिंह और मान सिंह के मध्य में युद्ध होता है, जिस युद्ध को ही नाम दिया गया है गिंगोली का युद्ध। तो यह आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति की जब हम बात करते हैं तब 2 प्रमुख युद्ध हैं जो कुशाल सिंह के नेतृत्व में होते हैं। पहला युद्ध है बिथोड़ा का युद्ध, दूसरा है चेलावास का युद्ध। दोनों ही बिथोड़ा और चेलावास पाली के मध्य में है और पाली के अंदर ही बिथोड़ा और चेलावास है। बिथोड़ा का युद्ध कुशाल सिंह और हितकोट के मध्य होता है। हितकोट है जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हैं और ये युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। दूसरा युद्ध है चेलावास का युद्ध।
जो पिथौरा का युद्ध है उसमें कुशाल सिंह की विजय होती है और हितकोट चले जाते हैं अंग्रेजी सेना के पास। ये युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। चेलावास का युद्ध, ये चेलावास भी पाली के मध्य में है और चेलावास का युद्ध होता है कुशाल सिंह और अंग्रेजी सेना की तरफ से है मैकमोसन और जोधपुर की पूरी सेना होती है। कुशाल सिंह और अंग्रेजी सेना से आए हैं मैकमोसन जो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे और जोधपुर के पूरे जो सेना है वह जोधपुर के जो राजा होते हैं उस समय वह अपनी पूरी सेना को भेजते हैं कुशाल सिंह को पराजित करने के लिए, परंतु फिर भी कुशाल सिंह इसमें भी विजयी रहते हैं और मैकमोसन। और यह युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों याद रखना है। पहला युद्ध तो 8 सितंबर 1857 को होता है और दूसरा युद्ध 18 सितंबर को 1857 को होता है। दोनों 10 दिन का फ़र्क है, 8 सितंबर को और दूसरा होता है चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को। तो ये आपको याद रखना है, पिथौरा और चेलावास का। नेक्स्ट हम बात करें तो यह पानीपत का प्रथम युद्ध है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में होता है। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत हरियाणा के मध्य एक जगह है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में 1526 ईस्वी को। इसमें विजय होती है बाबर की हो जाती है विजय। और यहीं से आपको बाबर के सारे युद्धों का क्रम भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहला जो बाबर युद्ध लड़ता है वह पानीपत का ही युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में, जिसमें जीत होती है बाबर की। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1527 की। अभी ये 1526 है, 1527 को आपको याद होगा खानवा का युद्ध होता है और खानवा के युद्ध में बाबर सांगा के साथ युद्ध करता है, जिसमें भी बाबर जीत जाता है। 1526, फिर 27 और 28। 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध होता है और 26, 27, 28 और 29 का युद्ध होता है घाघरा का युद्ध 1529 में। और यह युद्ध बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में इसमें अफगानों को हराया था। तो घाघरा के युद्ध में बाबर किसको हराता है? अफगानों को हराता है और महमूद लोदी के नेतृत्व में। 1529 की बात है। तो ये आपको सारे बाबर के युद्ध हो गए, ये आपको याद रखना है। 26 से इनका क्रम स्टार्ट होता है। 1526 को पानीपत का युद्ध होता है प्रथम, और पानीपत के युद्ध के बाद दूसरा युद्ध होता है 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध के बारे में, वह है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में होता है 1556 ईस्वी को। तो ये आपको याद रखना, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के मध्य में होता है 1556 ईस्वी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली के मध्य में होता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, मराठी पूरी सेना और अहमद शाह अब्दाली, जो इनके मध्य युद्ध होता है 1761 में, वह है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध जिसे बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के मध्य होता है और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है और मराठे हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है और यह युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। पहला हमने पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बात की, तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध है वह 1526 ईस्वी को होता है और 1526 ईस्वी को पानीपत का पहला युद्ध और 26 के बाद 1556 को होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। और तीसरे युद्ध की बात करें तो वो होता है 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध। ये तीनों युद्ध आपको एक साथ याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य। बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला के साथ होता है अंग्रेजों के साथ युद्ध, जिस युद्ध का नाम है पलासी का युद्ध। और ये सन आपको याद रखना है 1757। जैसे 1857 की क्रांति होती है उससे 100 साल पहले 1757 को होता है पलासी का युद्ध। और इस युद्ध की बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट ये इसलिए याद करने के लिए ज़रूरी है क्योंकि जो पलासी का युद्ध है इसमें अंग्रेजी सेना जीत जाती है धोखे से। सिराजुद्दौला के जो सारे सेनापति और उन सबको ये खरीद लेती है और उनके साथ सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने के कारण सिराजुद्दौला की इसमें पराजय हो जाती है और अंग्रेजी सेना विजयी होती है। और इसी अंग्रेजों ने इस युद्ध को, पलासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डाली। इसलिए ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है
प्लासी का युद्ध 1757 1857 क्रांति से ठीक 100 साल पहले होता है प्लासी का युद्ध, और 100 साल पहले ही भारत में अंग्रेजी सेना की नींव पड़ जाती है। इसमें अंग्रेजी सेना सिराजुद्दौला को हरा देती है। नेक्स्ट हम बात करें बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। अभी 1757 की बात करी है प्लासी के युद्ध के बारे में, और 1757 के बाद डेट आती है 1764 की। 1764 को अंग्रेजी सेना और दिल्ली के शासक है सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की टीम सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम, यह तीनों और एक तरफ थे अंग्रेज। इनके मध्य जो युद्ध होता है बक्सर एक जगह के अंदर युद्ध होता है बक्सर में, और बक्सर का युद्ध कहलाता है 1764 ईस्वी को अंग्रेज और सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के मध्य में, जिसमें अंग्रेजी विजयी रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें भारत और चीन के सीमा का युद्ध के बारे में। भारत चीन के सीमा के युद्ध के बारे में हम बात करते हैं तो भारत और चीन के मध्य युद्ध होता है 1962 ईस्वी में। भारत और चीन के मध्य में 8 सितंबर 1962 को चीन इस युद्ध की नींव डाल देता है। 20 अक्टूबर 1962 की बात है जब चीन लद्दाख के कई हिस्सों पे अपना अधिकार कर लेता है। 1 दिसंबर को नेहरू चाओ एन लाई प्रस्ताव भेजता है युद्ध को विराम करने के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि भारत चीन का जो सीमा का युद्ध है वो 1962 में होता है, और चीन क्या करता है लद्दाख के कई हिस्सों पे अपना अधिकार कर लेता है, और इसी के लिए भारत के जो प्रधानमंत्री उस समय रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, वह चाओ एन लाई को युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव भेजते हैं, और उसके लिए कोलंबो सम्मेलन भी होता है 1962 को इस युद्ध के लिए, और अंत में 21 दिसंबर 1962 को जाके ये युद्ध विराम होता है। नेक्स्ट हम बात करें भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है 1965 को, और यह युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान को बुरी तरह हराता है, और इस युद्ध का जो विराम है वह एक समझौते के आधार पर होता है, और वो समझौता है ताशकंद समझौता जो 1966 के मध्य में होता है। और भारत के उस समय थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के थे अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री के मध्य 1966 ईस्वी को ताशकंद समझौता होता है, और इसी समझौते के साथ भारत पाकिस्तान युद्ध को विराम मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें भारत वर्सेज पाकिस्तान 1971। जैसा कि आप सब जानते हैं बांग्लादेश बना था 1971 को, और भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है 1971 को। नेक्स्ट है कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य में, जिसमें भारत पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराता है, और ये युद्ध होता है 1999 ईस्वी में। तो आपको याद रखने हैं ये जो अभी के मॉडर्न सारे हैं, भारत और चीन का सीमा युद्ध 1962 ईस्वी, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, ताशकंद समझौते से विराम मिलता है, और भारत चीन का जो सीमा युद्ध कोलंबो सम्मेलन भी होता है, भारत वर्सेज पाकिस्तान 1971, और कारगिल का युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य में, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरीके से पराजित होता है, और ये युद्ध होता है 1999 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स, आज हमने सारे भारत के इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में चर्चा की, और ये सभी युद्ध परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम आए उसमें तो सीधा ये पूछा जाता है कि जैसे कोई भी युद्ध दे दिया कि ये किन के मध्य हुआ, कब हुआ, इसका परिणाम कहाँ से मिलता है, और इसके जो युद्ध होने के प्रमाण हैं वो कहाँ से मिलते हैं। तो ये सब आपको युद्ध याद रखने ज़रूरी हैं, और सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से सभी युद्ध याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना, और इस नोट्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।